तो हमारे दिलीप कुमार जी जो है वो जाने माने कलाकार थे, स्वर्गीय हैं अब तो। उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, दो चीजें हैं। एक, दिलीप कुमार जिस नाम से हम उसे जानते हैं, उन्हें जानते हैं, एक एक्टर थे, और इस कलाकार को लोग बहुत पसंद करते थे। हालांकि मुझे निजी तौर पे कभी उस आदमी की एक्टिंग पसंद नहीं आई। उस समय के कंटेम्प्रेरी जो थे, अगर राजकुमार और दिलीप देवानंद से देखा जाए, खैर ये मेरा एक अलग, एज ए एक्टर ठीक है, बहुत लोगों को बहुत पसंद आए, बहुतों के हृदय सम्राट थे। ये बात हो रही है दिलीप कुमार साहब की। मगर दिलीप कुमार साहब के जो पीछे जो शख्सियत थी, जो असली चेहरा था, वो यूसुफ खान का था। यूसुफ खान उनका नाम था, और पेशावर में पैदा हुए थे, और भारत कोई ड्राई फ्रूट, फल वगैरह के बिजनेस में आए थे, और देविका रानी जी ने इनको चांस दिया था। ये इस तरह की कहानी। उन्होंने अपना नाम यूसुफ खान से दिलीप कुमार रखा। कहा जाता है कि देविका के कहने पर रखा। अब खैर कोई फर्क नहीं पड़ता वो यूसुफ खान थे या कौन थे। जहां तक वो कलाकार होते तो बहुत कलाकार होते हैं, बहुत लोग नाचते हैं, गाते हैं, स्क्रीन पे शोर मचाते हैं, कुछ उस अप्रिशिएट करते हैं, कुछ टाइम वेस्ट कहते हैं। मगर इनके साथ जो पहलू जुड़े हुए हैं, एक तो एक अस्मा जी थी, हैदराबाद की, पाकिस्तान की, उनके साथ इनका विवाह होना। सायरा बानो के साथ हमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि बॉलीवुड में ऐसी ऐसी हस्तियां जिनका एक बिल्कुल उन्होंने अपना एक कैरेक्टर मेंटेन रखा। खैर ये बॉलीवुड में होता रहता है, चाहे मधुबाला से उनका क्या रिश्ता रहा, ये रहा ये। अब जो असली बात है, जहां पे यूसुफ खान ने एक जो रियल लाइफ और रियल लाइफ में जो फर्क था, नाम इन्होंने रखा अपना एक हिंदू नाम रखा, और जिसके बलबूते पे इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, कई 100 करोड़। हिंदू नाम से करोड़ों रुपए कमाने के बाद वक्फ बोर्ड को या इस तरह के इस्लामी तंजीमों को वो पैसे देते रहे। ये उनका वो रहा। नाम हिंदू से कमाया और दिया मुसलमानी तंजीमों को। चलो कोई बात नहीं, ये भी उनका निजी मामला है। इसके साथ जो चिंताजनक बातें हैं, जो जिसे हम हीरो मानते हैं, क्योंकि हम लोग इतने भोले हैं कि कोई हमें गाली भी दे जाता है तो हम समझते हैं कि उसने हमसे प्यार किया है। 1962 की जो वार हुई थी, इंडो चाइना वार, इसमें नो डाउट इन्होंने पैसा इकट्ठा करके जवाहरलाल को दिया था, और जवाहरलाल ने भी इनका भरपूर यूज किया था आचार्य कृपलानी को हराने में। वो पैसा इसलिए इन्होंने इकट्ठा किया क्योंकि दैट वॉर वाज नॉट अगेंस्ट द ग्रीन जिहाद, दैट वाज अगेंस्ट द रेड जिहाद। तो रेड जिहाद और ग्रीन जिहाद का जो आपस का टकरार है, वो जहां पे भारत विरोधी, मानवता विरोधी चीज होती है, या हिंदू विरोधी कह दो, तो वहां पे दोनों जिहाद इकट्ठे हो जाते हैं, रेड जिहाद एंड ग्रीन जिहाद। तो उस समय इन्होंने सपोर्ट करा। ये 62 की बात है। मगर कुछ समय बाद इनके यहाँ से ट्रांसमीटर्स और ये चीज पकड़े गई, जिनकी वेवलेंथ सीधी पाकिस्तान से मिलती थी, और ये एक बार नहीं 2-3 मरतबा इनके ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगे और अखबारों में आया, और इन्होंने कभी किसी को उसको काटने की भी कोशिश नहीं करी कि ऐसा नहीं था। 71 की जो वार थी, इसमें कोलकाता से पाकिस्तान का एक जासूस पकड़ा जाता है, जिसके पास जब उसकी तलाशी ली जाती है और उसके पास डायरियां और कॉन्टेक्ट्स निकलते हैं, तो उनमें दलीप साहब का नंबर था, यूसुफ खान साहब का। अब क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी थे, एक एक्टर थे, तो बड़ा आसान था इनके लिए कहना, और उसने भी यही कहा कि मैं उनका साफ फैन हूं। अब जब ऐसे मिशन पे लोग आते हैं, तो अपने फैन को और चचा को और मामा का एड्रेस नहीं लेके आते, वो सिर्फ मिशन पे आते हैं। क्योंकि अगर फैन है तो मेरे पास से अगर उनका कुछ पकड़ा गया, तो वो भी बेचारा जिसका मैं फैन हूं, मेरा हीरो भी ट्रबल में आएगा, तो रखना ही नहीं चाहिए। और फिर उसने बकायदा ऐसा बताया कि मैं इनको कांटेक्ट मेरे को नहीं करना था, मेरे को किसी थर्ड पर्सन को करना था, ये तो इमरजेंसी के लिए था।
जो भी जिस तरह भी इनके चैनल्स चलते हैं, हैंडलर होगा, ये होगा। तो जब जीरो डाउन करना एजेंसीज ने शुरू करा, एक ट्रांसमीटर जो इनके पास से लिंक्स निकले, उसको जीरो डाउन करते हुए जब मुंबई पहुंचे, तो उसका ट्रांसमीटर का एक हिस्सा जो था वो इनके बंगले में था, वन एंड जो है। और वो जो इनके बंगले में निकला, उसके ऊपर बाद में इन्होंने एक सफाई दी थी। हालांकि उसके ऊपर पुलिस को समझा दिया गया था, एजेंसियों को, कि आपको इधर नहीं देखने का, क्योंकि उस समय जो दिल्ली में काबिज थी मोमिना बेगम, शायद उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन गई या किसकी तरफ से गई, तो उस केस में ये बच निकले। अखबारों में छपता रहा, हो हल्ला होता रहे। जब सैया कोतवाल तो डर का एका। तो ये अब वो उस समय के आप ट्रांसमीटर के उसमें इतनी टेक्नोलॉजी आज की तरह एडवांस नहीं थी कि आपने मोबाइल दबाया और ये कर दिया। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता था जिसको एक ट्रेंड आदमी ही चला सकता था। तो इसका मतलब है या तो इनके घर के अंदर ट्रेंड आदमी थे, और या खुद इन्होंने कोई ट्रेनिंग ली हुई थी। आप इतनी बड़ी पोस्ट में रहे, ये रहे, पर टेक्निकली शायद आपको जब तक एक मशीन की जानकारी नहीं दी जाएगी, आप जस्ट बिकॉज आप सिविल सर्विस में हैं तो आप इस चीज को नहीं जानते। आप बहुत बड़े कलाकार हैं तो आप टेक्नोलॉजी नहीं समझ लेते। उससे टेक्नोलॉजी समझने के लिए कोई टेक्नीशियन या आपको कोई ट्रेनिंग दी जाएगी, या आपको कोई ना कोई अपने साथ रखना पड़ेगा आदमी। तो वो कौन आदमी थे, क्या आदमी थे, ये आज तक नहीं पता लगा। अब कारगिल युद्ध की बात आती है तो ये बड़ा ही लज्जाजनक स्थिति है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब उन्हें बुलाते हैं कि साहब जरा आप आइए, इनसे बात करिए, नवाज शरीफ साहब से। अब वो नवाज शरीफ को क्या कहते हैं, जैसे मैं अभी कह रहा था, हम इतने मूर्ख लोग हैं कि हमें कोई गाली निकालता है तो हम समझते हैं बहुत प्यार कर रहा है हमें। जैसे किसी ने कह दिया कि राम तो इमाम हिंद थे तो हम बड़े खुश हुए, साहब इतना बड़ा वो दे दिया राम को। मतलब शायद सबसे बड़ा ऑनर ही इमाम हिंद बनना मिला है। इमाम अ पेटी ऑफिसर ऑफ ए मस्जिद, ऐसी कई लाख मस्जिदें यहाँ पे है, और कितने इमाम धक्के खा रहे हैं। और 1400 साल में कितने इमाम हुए भारत में और बाहर मिला के, उनमें से एक आपने राम को बना दिया, चलो बड़ा इमाम बना दिया, मगर कोई क्या पैगंबर की, पीर की, किस पोस्ट पे आप उसको लोगे इमाम। तो ये ऐसे है कि साहब किसी को कहे हम कि हम आपके पिताजी की बहुत इज्जत करते हैं, उसको अपने चपरासी के बराबर समझते हैं। इमाम ए पेटी ऑफिसर। तो अब ये समझना चाहिए कि वो इज्जत कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो ऐसे इमाम तो मगर हम बड़े खुश होते हैं कि साहब उन्होंने इमाम कह दिया, तो इससे बड़ा तो कोई खिताब नहीं हो सकता। तो यानी उस भारत में 3 लाख, 6 लाख, 8 लाख जो भी इमाम हैं, उनकी भीड़ में लाके आपने राम जी को भी स्थापित कर दिया, और उस पर हम खुश हो गए। इसी तरह इसी चीज को, ये हमारी कहीं ना कहीं हमारी ये दिमागी कमजोरी है जो हम नहीं समझ पाते। हमारे प्रधानमंत्री एक वो यूसुफ खान नाचने वाचने वाले को बुलाते हैं कि साहब आप आके इनके प्रधानमंत्री से बात करें, कि आप उन्हें समझाएं। अब ये आदमी क्या समझा रहा है कि साहब आप ऐसे करते हैं, इससे यहाँ पे मुसलमानों को तकलीफ होती है, इसलिए आप युद्ध ना करें। यानी युद्ध करने से जो हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, हमारी जो भूभाग हमसे छीना जा रहा है, उसकी तकलीफ नहीं है। तकलीफ यह है कि कोई मुसलमान ना बेचारा परेशान हो जाए, तो इस वजह से आप युद्ध ना करें। और हम उसके ऊपर फिर तालियां बजाते हैं, ये साहब ने कितना अच्छा उसको सबक सिखा दिया कि तुम्हारी वजह से मुसलमान परेशान होते हैं। वाह वाह। अब दूसरा मैसेज, इसी मैसेज का एक जो कहते हैं ना व्हील विद इन व्हील, उसका आप समझिए दूसरा अर्थ जो है कि जब आप ऐसा कहते हैं कि जब कोई पाकिस्तान या कोई कंट्री भारत से गलत करता है तो यहाँ पे मुसलमानों को तंग किया जाता है। ये एक इंटरनेशनल मैसेज प्रधानमंत्री कार्यालय से हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया, यानी पहुंचा दिया। बाद में वो ब्रॉडकास्ट भी हुआ, उसके कॉपीज लोगों तक, मीडिया तक कैसे पहुंची। तो एक स्टेटमेंट में 2 चीजें वो कर गए। एक तो ये कह गए कि हमारे को इस देश से कोई सरोकार नहीं है, सैनिक मरते हैं तो मर जाए, भूभाग जाता है तो चला जाए, मेरा सरोकार ये है कि इससे
हम लोगों को, हमारी बिरादरी को कोई तकलीफ ना हो। एक चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पे देखिए हमारा क्या हाल है, तो विक्टिम कार्ड भी खेल गए और अपनी वो भी बता गए, मगर हमारे मीडिया ने तब भी उन्हें हीरो और सुपर हीरो क्या क्या बना दिया। देखिए कितने बड़े पैट्रियट हैं। तो ये अब हमारी समझ का फेर है, उन्होंने तो जो करना था उन्होंने करना ही था। तो ये इस शख्स को जब हम लेके चलते हैं तो ये इसकी सारी चीजें सामने आती हैं। कलाकार तक बात ठीक है, मुझे वो कलाकार अच्छा नहीं लगता। उसका ये कारण नहीं है कि उसका बैकग्राउंड क्या था, वो कारण नहीं है। कलाकार, किसी को कोई कलाकार अच्छा लगता है, किसी को कोई रंग अच्छा लगता है। अगर कलाकार को कलाकार तक ही रहने देते तब तो बात ठीक थी, मगर इतना बड़ा हीरो बनाना और अपना नाम, अपना भेष बदल के आना, तो ये इसे तो कहीं ना कुछ और स्मेल आती है। ऐसा बात नहीं थी कि इनके भाई भी आए फिल्मों में, नासिर खान, वो इस नाम से आ सके और लोग आते रहे। ऐसा ये नहीं है कि उस समय कोई मुसलमान कोई था ही नहीं इंडस्ट्री में। अगर उस समय के नामों में जाएं, उससे कुछ पहले कुछ बाद के जिन्होंने बड़े, नौशाद है, मोहम्मद रफी, साहिर लुधियानवी, मतलब 50 लोग उसमें आए और यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। मगर इनका यूसुफ खान से दिलीप कुमार नाम रखना है कोई ना कोई। तो मेरे जो बुद्धि है, मेरे बुद्धि से तो जो अपना नाम बदल के, अपनी आइडेंटिटी बदल के किसी के पास जाए, मैं आपको रवि रंजन सिंह ना मिलके कुछ और बन के मिलूं, तो मैं तो इसका मेरी उसमें तो इसको बहरूपिया कहते हैं। तो ये रियल लाइफ में और रियल लाइफ में दोनों में ही एक बहरूपिया आदमी था। और आज इसके मरने पे इतनी हम शोक मना रहे हैं जैसे कि, तो एक होड़ लगी हुई थी नेताओं में, अभिनेताओं में, कहने की जिनके उनके साथ निजी संबंध रहे होंगे वो अलग बात है, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि कोई कैदी बहुत समय तक जेल में रहता है तो जेलर को भी उसकी डेथ पे एक अफसोस होता है, क्योंकि उसके उसके कुछ निजी संबंध रह जाते हैं जब आप इतने साल इकट्ठे रहेंगे, और ऐसा होता है। तो जो उनके साथ उन्होंने काम करा, उन लोगों ने अगर श्रद्धांजलि दी तो वो समझ आता है। मगर जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं और पूरा देश उसके ऊपर एक अजीब हिपोक्रेट्स है हम लोग, या ये समझ लीजिए हम समझ नहीं सकते इस चीज को। अब इनके ऊपर जो किस्से आते हैं सारे कि साहब ये बहुत बढ़िया आदमी थे, कि उनको कोई रोल नहीं दे रहा था प्रोड्यूसर। थोड़ा सा आपका जो ऊपर का हिस्सा कट रहा है, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। नहीं, आपका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा कट रहा है फ्रेम में। रिपीट करना। थोड़ा थोड़ा और, हाँ आप ठीक है जी, थोड़ा फिर ऊपर चला गया वो। मैं क्षमा चाहूंगा, आवाज आपकी नहीं आ सकी। हाँ चलिए, अब आप वापस अब शुरू आइए, करें। आपकी आवाज बीच में 1 मिनट का मिसिंग रह गया। जी 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 जी, हाँ मैं ये कह रहा था कि आपका ऊपर का हिस्सा कट रहा था इसलिए मैंने टोका था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक अब है। ठीक है, हाँ बस अब बिल्कुल ठीक है। तो साहब ये हमारा एक वो रहा, एक समझने का। और जिन लोगों को उन्होंने कैरियर बनाए, जैसे कि साहब वो बहुत अच्छे आदमी थे कि एक प्रोड्यूसर किसी को काम नहीं दे रहा था, तो उनके एक दोस्त थे, उनका लड़का था, तो उन्होंने उसको कहा काम दे दे, और उसको विधाता फिल्म आई थी बहुत बड़ी, उसमें काम मिला। तो ये, इसको पता नहीं तारीफ कहा जाए या भाई भतीजावाद कहा जाए, क्योंकि इनके पिताजी मेरे दोस्त है इसलिए काम दे दीजिए। खैर चलो, वो भी इंडस्ट्री का अंदरूनी मामला है। अब ये सज्जन कौन थे, कौन जो खुद ब्लास्ट एक्यूज थे, संजय दत्त साहब, जो बाद में ब्लास्ट एक्यूज हुए। तो मतलब जो पूरी इनकी
उठना बैठना, जिन लोगों से इनका सॉफ्ट कॉर्नर था, वो पूरा ही एक वही थे कि कोई करने वाला और कोई करवाने वाला और कुछ इस तरह का। अब यूसुफ खान के अगर और पीछे जाएं तो 1964 में एक फिल्म आई थी, 1964 में दोस्ती, और वो उस समय की सुपर हिट फिल्म थी, और जिसके गाने आज तक ना खाली मैं और आप बल्कि यंग जनरेशन भी गाती है। आज मैंने 15-18 साल के बच्चों को भी वो गाने गुनगुनाते हुए सुना है। वो फिल्म ऐसी थी कि बॉक्स ऑफिस में भी हिट हुई, प्रॉफिट भी हुआ, कमर्शियल हिट भी थी और अवार्ड्स भी लिए, और एक बहुत बड़ी आर्ट फिल्म थी जो लोगों के दिल को छू गई। और सुशील कुमार और सुधीर कुमार जो उसके ट्विन हीरो थे फिल्म के, वो दोनों सुपरस्टार हो गए रातों रात, और ऐसे सुपरस्टार हुए कि उसकी एक फिल्म से कोई आदमी इतना हिट नहीं हुआ जिसमें दो लड़के इकट्ठे हिट हुए, और वो पूरी फिल्म चली। तो उसके बाद एक प्रोड्यूसरों की लाइन सी लग गई उनके घर के बाहर। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि हर कोई चाहेगा, तो प्रोड्यूसरों में एक तरह से धक्का मुक्की थी कि साहब मेरे को डेट चाहिए आपकी, ये वाली। और अचानक ही ऐसे होता है कि उनके घर से प्रोड्यूसरों का आना जाना बंद हो जाता है, कोई प्रोड्यूसर नहीं वहां आ रहा, और फिर वो दो लड़के भी गुमनामी में चले जाते हैं। तो उस समय की जो अखबारें थी वो जो बयां करती हैं, उसमें सीधी उंगली उठ रही थी इनके ऊपर कि ये शायद उनसे इतना डर गए थे, या तो काफिर लड़के इंडस्ट्री को कहीं अगले 50 साल तक ये राज ना कर ले, तो उनको ऐसा डराया धमकाया गया। और एक कोई दंगा हुआ और एक मॉब ने आके सुधीर कुमार को घेर लिया। उसकी बड़ी मुश्किल से जान तो बच गई, मगर अफवाह ये फैली कि सुधीर कुमार दंगे में मारा गया। अब इतना बड़ा सेलिब्रिटी मारा गया, और बाद में पता लगा वो बच गया। मगर वो जो दंगाई थे, जो वो थे, उनको एक साहब फाइनेंस करते थे। ये कहा जाता है कि वो साहब यही थे, यूसुफ साहब। इसी लड़के की फिर बॉम्बे से पूना जाते हुए कार एक्सीडेंट होता है, फिर अखबारों में आता है कि वो मारे गए। यानी उनको गुमनामी में भेजना, कार का एक्सीडेंट तो हुआ मगर उसमें वो बच गए। मगर अब इनको सुधीर कुमार जी को समझ आ गई कि पानी में रह के मगर से वैर, और बॉलीवुड में रह के माफिया से, खान माफिया से वैर नहीं लिया जा सकता। और जिसको समझ नहीं आई ये बात, वो सुशील सिंह राजपूत बन के ही उसका अंत होता है। तो ये कहानी जो सुशील सिंह राजपूत की कहानी है, ये कोई आजकल में नहीं लिखी गई है, कोई ये तीन माफियाओं ने, तीन चार गैंग्स खानों ने नहीं लिखी। ये स्क्रिप्ट तो बहुत पहले से लिखा जाता रहा है, और मैं कुछ नाम आपको याद करवाऊंगा। शर्मा बंधु होते थे, सूरज से जलते हुए तन को मिल जाए, वो इतने अच्छे। एक था उसके साथ की आवाज, मैंने सूरज तो नहीं की सुनी। गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तनवर की छाया। अब तनवर की छाया तन को मिली कि नहीं, मगर उन्हें चांस नहीं फिर मिला इंडस्ट्री में। इसी तरह एक रॉक एंड रोल के स्टार आए थे, इकबाल सिंह सेठी। आज हम उस नाम को नहीं जानते। वो सज्जन अभी भी कोई 90-95 वर्ष की आयु में हैं और बड़े अच्छे हैं। वो एक नेवल ऑफिसर थे, तो क्योंकि वो फौजी किस्म का आदमी था और इनके दबाव में नहीं आया, तो वो सुशांत सिंह राजपूत नहीं बना। मगर चांस उनको भी नहीं मिला, और वो वापस एज ए नेवी ऑफिसर, एक डेकोरेटेड ऑफिसर थे, नेवी में वापस चले गए। शायद फिल्म का नाम था एक फूल तीन कांटे, और उसका अगर आप रॉक एंड रोल देखेंगे तो उस समय के जो रॉक एंड रोल था, ब्रॉडवे बेबी, उसका ऊपर उन्होंने बनाया था। तो बहुत इतना अच्छा था कि वर्ल्ड वाइड उसकी प्रशंसा हुई, मगर उसको चांस नहीं मिला। इसी तरह नाम आते हैं जसपाल सिंह और एस बलबीर का, जो भी, और उनके बारे में भी यही लिखा जाता है कि बलबीर, एस बलबीर पंजाब से थे, तो अपने भाई के डेथ पे वो गए, और उनका भतीजों से कुछ विवाद हो गया, और भतीजों ने उन्हें मार दिया। ये एक आम कहानी है जो प्रचलित हुई और हो भी सकती है। पर
उस समय की जो, अगर हम इस पे अभी रिसर्च काफी करनी है कि उस समय की जो फाइल्स थी, तो वो जो शख्स था वो कहीं महाराष्ट्र से गया था पंजाब के गांव में मर्डर करने। तो ये कुछ हजम होने वाली बात नहीं है कि महाराष्ट्र से कोई उठ के पंजाब जाएगा। अब ये एग्जैक्टली इसकी क्या सिचुएशन है, ये मैं और आप बाद में इसकी फाइल निकालेंगे कि एस बलबीर का मर्डर कैसे हुआ। तो ये तमाम कहीं ना कहीं इशारे एक शख्स की तरफ होते थे, जिन्हें हम बहुत बड़ा इंडस्ट्री का हीरो आज मना रहे हैं। तो ये हीरो थे, ये असलील हीरो थे और असली जिंदगी में विलेन थे या क्या थे, ये चीजें बिल्कुल सामने आ रही हैं। एक स्पाई था पाकिस्तान का, जिसके पास से वायरलेस ट्रांसमीटर जिसके घर में थे। यदि ऐसा नहीं था तो उन अखबारों को इन्होंने चैलेंज क्यों नहीं करा, डिफेमेशन क्यों नहीं डाली, क्यों नहीं चैलेंज करा। तो ये सारी कहानी है। और एक इंटरव्यू में दलीप साहब ये कहते हैं, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आता नहीं था, सरकार ने बंद करा हुआ था, तो मेरे को गाने सुनने के लिए रखा था। तो गाने सुनने के लिए आप एलपी रिकॉर्डर भी रख सकते हैं, और अगर सरकार कुछ बैन कर रही है, आप जासूस है या नहीं, ये तो एक सेकेंडरी चीज है। मगर ये तो आप मान रहे हैं कि आपने सरकार का ऑर्डर डिफाई करा। भारत सरकार अगर कह रही है युद्ध के दौरान कि आपको इनका रेडियो स्टेशन नहीं सुनना, तो आप उसको डिफाई क्यों कर रहे हैं? क्या आप, और उसके लिए ट्रांसमीटर की क्या जरूरत है? उसके लिए अगर आपको नूरजहान के गाने या किसी के गाने सुनने थे तो एलपी रिकॉर्डर होता था, उस पर आप सुन सकते थे। तो ये एक्सक्यूजेस जो हम देते हैं, ये बिल्कुल क्लियर कट से एक जो मानसिकता है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया, जो बात हो रही थी कि एक जमाना था कि यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ा, और एक जमाना है कि दिलीप कुमार ए आर रहमान बनता है। तो ये जो टर्न ओवर हुआ, इसमें यहां तक लाने में जो अलतकिया ने काम करा, उसकी चाबी शायद इस आदमी के हाथ में थी। और जिसे हम जेंटलमैन, किस यार्डस्टिक से जेंटलमैन कहा जाए मुझे समझ नहीं आता। अब वो ट्रेजेडी किंग थे या क्या किंग थे, ट्रेचरी किंग थे, ये मुझे नहीं पता। मगर सच्चाई ये है कि एक पाकिस्तानी जासूस दिखता है मेरे को, जो अखबारें उस समय की पढ़ते हैं, उठा के अगर आर्काइव से आज भी पढ़े तो यही चीजें सामने आती हैं। जी जी, ये आपने काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी। कुछ चीज़ें तो पता थी, वो पाकिस्तान वाला ट्रांसमीटर वाला किस्सा तो काफ़ी प्रचलन में है। एक बात और इसमें बताई जाती है कि 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, और उसके बाद 99 में कारगिल वाला युद्ध हुआ। लेकिन इसमें किसी में भी 62 में तो उन्होंने काम किया था, लेकिन 65, 71 और 99 तीनों में उन्होंने ना तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कहा और न कभी कोई भारतीय सैनिकों की सांत्वना के लिए कुछ कहा। जी, देखिए, निशाने इम्तियाज, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, इनको उससे नवाजा गया। तो पाकिस्तान अगर इनको इतना बड़ा इनाम दे रहा है, तो उस समय ऐसी क्या बात थी जो इन्हीं में थी, जो बाकी किसी भारत के कलाकार में नहीं थी? वहां पे अगर पैदा होने वाली बात हो तो बहुत से कलाकार थे, मुस्लिम कलाकार थे जो वहां से यहाँ आए थे। तो कोई ना कोई तो इनमें खासियत रही होगी कि इन्हें ही नवाजा गया निशाने इम्तियाज से। और जब युद्ध हो रहा है दो देशों के बीच में, आप उसका मेडल बड़े फक्र से लगा के घूम रहे हैं कि हम पाकिस्तान के निशाने इम्तियाज से नवाजे गए हैं। तो ये सारी चीजें एक मॉरल ड्यूटी बनती है। चलिए, ये सारी बातें ठीक है, क्या था, स्पाई थे या ट्रांसमीटर शौक में कहीं से रख लिया उन्होंने, या कोई उनके घर रख गया, या क्या हुआ। मगर आपकी क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि आप इस टाइटल को वापस करते और पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ लगाते? मगर आपने पाकिस्तान की इज्जत को अपनी इज्जत समझा और
भारत से कोई सरोकार नहीं रखा, तो मैं इस आदमी को कैसे भारतीय मान लूं?